किसी भी एग्जामिनेशन में दो पैटर्न होते हैं, एक होता है फैक्चुअल और एक होता है कॉन्सेप्चुअल। होता है कि नहीं? ठीक। जो इंग्लिश है वो भी इसी पैटर्न पे है, और अब जो पैटर्न आ रहा है एग्जामिनेशन का बिल्कुल डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट इसलिए है कि उसको समझना है। 25 क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में, ठीक है? 25 क्वेश्चंस होते हैं आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। अब प्रॉब्लम क्या है इस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की? अभी सीपीओ का पेपर भी है, उसमें भी 50 क्वेश्चंस आएंगे। सीपीओ के पेपर में भी ट्रेंड चेंज है, उसमें 50 क्वेश्चंस है, और अभी एसएससी भी कोई ट्रेंड चेंज होने नहीं जा रहा है। एज यूजुअल चलेगा, जैसे पिछले साल चल रहा था 100 क्वेश्चंस का, वैसे पैटर्न अभी भी रहेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि 25 क्वेश्चन और वहां जो सीपीओ वगैरह जो 50 क्वेश्चंस का पैटर्न है उसमें क्या चेंजेस आ गए हैं। आप चलो, ये जर्नी है 2009 से शुरू, जिसकी जर्नी आप देखोगे 2009 से और अब तक की जो जर्नी शुरू हुई है 2016 तक की जर्नी रही, उस जर्नी में बहुत सारे चेंजेस आए। पेपर का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। मैं आपको उठा के रख रहा हूं वहां से 2009 में, जहां 5 to 7 सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स आते थे, और इसी तरह से 5 to 7 एंटोनिम्स आते थे। आज वो कितने रह गए हैं? दो टोटल। हम दो एंटोनिम्स या सिनोनिम्स देख लेते हैं, अब इतने पर आ गया है, ठीक है? इसी तरह से पैटर्न भी बदल गया है। पहले बहुत अलग सेंटेंसेस आते थे और अब सेंटेंसेस कुछ और तरीके से आते हैं। अब ज्यादातर फोकस आपका ग्रामेटिकल पोर्शन पर होना चाहिए, ग्रामर प्लस पैसेजेस। आज की कोई डेमो क्लास होता है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ ले कि चीजें होती कैसे हैं, ठीक है? कोई किसी तरह की बात नहीं, सिंपल सी सीधी सी बात है। इसको समझोगे तो चीजें हम बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि हम जब कुछ काम करते हैं उसका प्लान होना चाहिए हमारे पास कि हमें ऐसे करना है वो काम। आते ही सीधे चीजों को शुरू करने देना ठीक नहीं होता। पहले एक बार पैसेज और ग्रामर इन सब के कॉन्सेप्ट समझ ले, फिर हम उनको करना शुरू करेंगे। फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल पर भी बात कर रहे हैं अभी, ठीक? कि ग्रामर और पैसेज, पैसेज एटलीस्ट वन तो हो गई। प्री की बात करूं आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चन में, और 50 क्वेश्चन सीपीओ में, उसमें भी एक ही पैसेज आएगा आपको लगभग लगभग, ठीक? क्लोज टेस्ट हो सकता है ना आए। क्लोज टेस्ट का मतलब होता है क्लोज ये वाला है क्लोज टेस्ट। प्री की बात करूं जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, फिर कुछ लिखा हुआ है, फिर फिल इन द ब्लैंक है, फिर कुछ लिखा हुआ है, फिर फिल इन द ब्लैंक है। इसको कहते हैं पूरे क्लोज टेस्ट। 10 क्वेश्चंस होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। इस क्लोज का मतलब होता है गैप, ठीक है? ये शब्द है क्लोज। एक और क्लोज होता है CLOSE। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, बंद करना, स्टॉप करना, ठीक है, शट करना। ये सब बहुत सारे से फर्क होते हैं, ठीक? तो ग्रामर और पैसेज, यानी कि पैसेज तो आपको रहेगा, यू हैव टू एम्फेसाइज दिस पैसेज। हमेशा इसके प्रैक्टिस आपको जारी रखनी है, इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है। ग्रामर पर हम आते हैं। जो शुरुआत में जो ग्रामर आ रहा था बहुत सिंपल आ रहा था। सपोज सिंपल का सेंस क्या है? एक वर्ड है हमारे पास अगो। अगो का मतलब इस क्लास में मेरे ख्याल से सभी समझते होंगे। अगो का मतलब क्या हो सकता है? अगो का मतलब पहले का मतलब, ये पास्ट की बात करेंगे। और सेंटेंस इस तरह से लिखा हुआ है, ही हैज कम here 2 days ago। कोई भी सिंपल ग्रामर सीखने वाला शुरुआत में उस ग्रामर को समझ ले, सीख ले, तो उसको ठीक कर लेगा। क्या करना है उसमें कि जब पास्ट में आ गया अगो का मतलब पास्ट, और जब पास्ट की हम बात कर रहे हैं तो उस समय क्या लेना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट। ये सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है। हम इसको भी पढ़ेंगे तो हम इसको बिल्कुल समझ आएंगे। तो कम थर्ड फॉर्म में, हैज एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, जो अपने साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में लेता है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस था, बट ये गलत है क्योंकि 2 days अगो लगा हुआ है। तो हमने इसको चेंज किया किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। और वर्ब की कौन सी फॉर्म कर दी? सेकंड फॉर्म कर दी। ये बहुत सिंपल, इस तरह के सेंटेंसेस आते थे। इस तरह के सेंटेंसेस बहुत सिंपल सेंटेंसेस में आ जाते हैं इंग्लिश ग्रामर। कोई मुश्किल नहीं उनको करने में, आसानी से हो जाते हैं, ठीक है? सपोज और इस तरह के सेंटेंसेस भी आते हैं, और भी सिंपल सेंटेंस। मैं बात करूं अभी आपसे, हमने 2009 की, जो 2009 में एसएससी ने पहली बार एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप डाला था, तब की बात कर रहा हूं, ठीक है? और अच्छा एक बात और, एसएससी के जो एग्जामिनेशन है उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना। इस एसएससी के एग्जामिनेशन में ग्रामर की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक? और एक होता है बैंक पीओ का एग्जामिनेशन। बैंक पीओ के एग्जामिनेशन में आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज रीडिंग एबिलिटी।
आपको पढ़ने की एबिलिटी होनी चाहिए और समझने की, रीडिंग एबिलिटी, ठीक, और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, यही इसमें सबसे बड़ी डिमांड होती है। ग्रामर इतना जरूरी नहीं, आना चाहिए ग्रामर, लेकिन इतना हाई फाई लेवल पर नहीं, लेकिन ठीक है आना चाहिए। और एसएससी में ग्रामर का बहुत हाई लेवल होता है कि बहुत सिंपल सा सेंटेंस आपको नजर आएगा, बट इट हैज अ पर्टिकुलर वास्ट एरेना ऑफ ग्रामर। इसके साथ बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी, तो हम अभी आगे उसको देखेंगे। तो बैंक पीओ में रीडिंग एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, इनके जो लिखा हुआ है वो पैसेजेस होते हैं बड़े, कई सारे पैसेजेस होते हैं, उनको समझना आना चाहिए, उसको करते हैं। एसएससी में ग्रामर अच्छा होना चाहिए, हम इन सबका कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं हमेशा, ठीक है। ग्रामर एसएससी अगर हम कर लेते हैं तो पीओ में ग्रामर में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। वहां और भी कई सारी चीजें, अंडरस्टैंडिंग का मतलब वहां पे जो सेंटेंस अरेंजमेंट वगैरह आते हैं वो टिपिकल पढ़ते हैं, तो वो अलग चीज है। लेकिन ये एसएससी का ग्रामर, यूपीएससी का ग्रामर, और इसी के साथ साथ बैंक पीओ का ग्रामर, इस सब जगह ये काम करेगा, सारा सभी जगह काम करेगा, ठीक है। तो हम सभी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे भी। तो ग्रामर जो 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ था एसएससी के थ्रू, तो इस लेवल पर था। एक और सेंटेंस देखें, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस, ही इज कम, ही इज कम नाउ, तो ये सही है। ये तो ऑब्वियसली अगर थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा तो बता देगा, ही इज कम नाउ गलत है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ही इज कमिंग नाउ, ये होना चाहिए। ये बहुत सिंपल से सेंटेंसेस थे जो उस टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आया था। अभी आपका 2016 में हमने क्या एसएससी ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है। और सीपीयू मेरे ख्याल से ऑनलाइन होगा इस बार। तो जब एसएससी ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस किया था तो ये बहुत सिंपल था कि नहीं? पेपर देखा किसी ने? नहीं देखा पेपर? पेपर देखो बेटा, बहुत सिंपल पेपर आया था, शुरुआत थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे 10-20 एग्जामिनेशन हो गए, उसमें टोटल 43 पेपर्स हुए थे, टोटल 42 थे, एक पेपर रिवाइज हुआ था इसलिए 43 हुए थे। 42 पेपर्स में से शुरुआत के जो पेपर थे बहुत सिंपल थे, आगे लेकिन टफ होते गए, आगे लेकिन टफ होते गए, क्योंकि शुरुआत उन्होंने कर दी और यहीं से उन्होंने टफ करना शुरू किया। अब जो आपके पास इस साल आएगा, हो सकता है उसकी शुरुआत ही टफेस्ट लेवल से हो, मे बी, ठीक है, हम नहीं कह सकते 100%, बट चांसेस हैं ऐसे होने के। तो शुरुआत ही बहुत सिंपल, और अब ट्रेंड बदल रहा है, तो अब ट्रेंड बदल रहा है, तो उस ट्रेंड के हिसाब से हमें चलना चाहिए। ये नहीं कि मैं आपको ग्रामेटिकल पोर्शन के साथ साथ चीजें खत्म करते चले, हमने पढ़ लिया वो, लेकिन अब चीजों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब हम किस में जी रहे हैं, 2016 प्लस 17, ऐसे कर लीजिए, 16-17 दोनों सालों को लेकर चलेंगे। तो अब चीजें बदल रही, अब आपको बदलना पड़ेगा अपने कॉन्सेप्ट्स को। मैं एक सेंटेंस के हिसाब से आपको चीज समझाने की कोशिश करूंगा। पहले फैक्चुअल्स और इन सब की बात कर लेते हैं, और फैक्चुअल्स में और इनमें फर्क क्या होता है। मैंने आपको एक पॉइंट समझा दिया, ठीक है, मैंने आपको एक पॉइंट समझा दिया कि अगो का यूज किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, बात खत्म। ये है फैक्चुअल, कि अब आपने पढ़ लिया कि अगो किस में यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब आप क्या दिमाग में रखो, सर यू टोल्ड मी, आपने मेरे को कहा कि पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ आप अगो को यूज करो, बात खत्म हो गई। बट अगो को यूज क्यों करूं मैं पास्ट इंडेफिनिट में, मैं अगो की जगह बिफोर क्यों ना लगाऊं? बिफोर का मतलब भी तो के पहले होता है, ठीक है, एज अ प्रीपोजिशन अगर आप देखो तो टाइम के साथ ही प्रीपोजिशन का काम करने लगता है, भी एज यूजुअल है इसी तरह से, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर अगो लगेगा तो क्यों लगेगा, तो जब हम अगो क्यों लगेगा इस पर आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट देखेगा, आप देखोगे किसको, कॉन्सेप्ट को, क्या अगो का हम यूज क्यों करते हैं, बिफोर का यूज क्यों नहीं करते, समझना, क्यों नहीं करते, सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको, फिर हम और कॉन्सेप्चुअल चीजें देखेंगे, ठीक है। तो अगो और बिफोर का फर्क, अभी मैंने आपको बोल दिया कि आप पास्ट इंडेफिनिट में अगो रखोगे, इसको नहीं रखोगे, तो क्यों नहीं रखोगे वो समझना। सेंटेंस है, ही केम हियर 2 days बिफोर, बिफोर समझते हो ना, के पहले, और ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। अब यहां पर कहा मैंने आपको कि अगो लगाओ, बिफोर हटा दो, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि
सॉरी फैक्ट हो गया कि आपने बोला सर अगो लगा दो बिफोर हटा दो, बट क्वेश्चन कम्स आउट बिफोर क्यों, क्यों हटा बिफोर और अगो क्यों आया। तो दोनों कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो लाइफ में कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर होना चाहिए ताकि कभी भी इस तरह के कोई सेंटेंसेस आए वो हम कर सके। आप समझ लो कॉन्सेप्ट से पहले क्या काम करता है। इसके पहले कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना काम करता है कि अगो जो टाइम काउंट करता है वो कब से काउंट करता है, प्रेजेंट टू पास्ट टाइम काउंट करता है, ठीक है। और बिफोर कब से टाइम काउंट करता है, पास्ट टू पास्ट टाइम काउंट करता है। कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट का ही खेल है सारा। इंग्लिश में एक और बात जान लो, इंग्लिश साइंस है, इंग्लिश इज साइंस। और इस साइंस को समझोगे तो बहुत सारी चीजें सॉल्व होने लगेंगी। मैं ये नहीं सोच रहा कि भाई बहुत ज्यादा हाई लेवल है, लेवल वही है, सिंपल लेवल है। कई बार आप पढ़ते नहीं हो उस चीज को तो इसलिए आपको हाई लेवल लगता है, या पढ़ा नहीं कभी से लगता है। एक बार आप पढ़ेंगे, दूसरी बार जब दोबारा आपके सामने आएगा दैट विल बी वेरी सिंपल। मैं आपसे बात फिर दोबारा वही करने जा रहा हूं कि अगो पास्ट इंडेफिनिट में क्यों आया। ये तो फैक्ट था, मैंने आपको बता दिया। आप भी किताब में पढ़ लोगे अगो पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है, कोई बुक उठा के देखेंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन अगो पास्ट इंडेफिनिट में क्यों आएगा, बिफोर में क्यों ना रखूं। द पॉइंट इज बिफोर क्यों ना रखूं। तो ये कॉन्सेप्ट उसके पहले काम करता है कि अगो का यूज प्रेजेंट टू पास्ट और बिफोर का यूज पास्ट टू पास्ट। अब ये कैसे काम करेगा देखेंगे। अब इस सेंटेंस में मैंने कहा क्या कि वह 2 दिन पहले आया। तो वो 2 दिन कब से काउंट होंगे, जब मैं आपको बता रहा हूं तब से या किसी और टाइम से। मैंने आपसे कहा वह 2 दिन पहले आया, वो 2 दिन कब से काउंट होंगे, इसी समय से किसी और समय से। तो वो 2 दिन कब से काउंट हो रहा है, इसी समय से। यानी कि टाइम कब से काउंट हो रहा है, प्रेजेंट टू पास्ट। जब भी टाइम प्रेजेंट टू पास्ट काउंट होता हुआ दिखाई देगा अगो का यूज होगा, और जब अगो का यूज होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। दैट इज ऑब्वियसली हाँ बेटा, वो बिफोर अलग चीज है। अभी हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में बिफोर क्यों नहीं आता, हम इसकी बात करें। बिफोर तो बहुत जगह आता है, बिफोर एज अ कंजक्शन भी होता है, बिफोर एज एन एडवर्ब भी होता है, बिफोर एज अ प्रीपोजिशन भी होता है, बहुत तरीके से होता है। वहां पास्ट टू पास्ट का प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे पास्ट टू पास्ट का कॉन्सेप्ट लेके चलोगे, वो तो हो ही नहीं सकता ना। वो हैज हैव कभी पास्ट टू पास्ट नहीं दिखेंगे ना, पास्ट का कोई सेंस दिखाई देता है हैज हैव के साथ, ठीक है। अब आते हैं अपनी अगली बात पर। अब बिफोर का यूज पास्ट टू पास्ट कैसे काउंट होगा समझना। अब सेंटेंस है he when he reached his hometown। क्या अर्थ निकला, क्या अर्थ निकला इसका, जब वह अपने होम टाउन पहुंचा। when he reached his hometown he realized, उसको महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, he realized that he came here, सेम सेंटेंस के साथ, he came here 2 years ago। अब कॉन्सेप्ट समझना, अगो कब से इस्तेमाल होता, कब के लिए इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट टू पास्ट। और बिफोर कब के लिए इस्तेमाल होता है, पास्ट टू पास्ट, ठीक। जब वह अपने होम टाउन पहुंचा तो उसने महसूस किया, ही रियलाइज, कि वह यहां 2 साल पहले आया था। अब ये 2 साल कब से काउंट होंगे, अब ये 2 साल मैं आपको बता रहा हूं कि जब वो अपने गांव पहुंचा है, अपने होम टाउन पहुंचा, तो उसे रियलाइज हुआ वह 2 साल पहले आया था। तो वो जो 2 साल काउंट होंगे वो अभी मैं आपको बता रहा हूं अभी से काउंट हो रहे हैं, या जब वो वहां पहुंचा था तब से काउंट होंगे, जब वो वहां पहुंचा था तब से काउंट होंगे। और जैसे ही आपको ये अंदाजा लगेगा कि वो टाइम तो कहां से काउंट हो रहा है, पास्ट में, और फिर पास्ट से पास्ट को लेके चल रहे हैं, इसलिए अगो का आना गलत है। क्या लेंगे, बिफोर। और ये एक्टिविटी, ठीक है, इस एक्टिविटी के पहले ये एक्टिविटी हो चुकी थी, तो जो पहले हो जाए उसके लिए पास्ट परफेक्ट। यानी कि सीधी सी बात है कि जब बिफोर पास्ट टू पास्ट टाइम का सेंस देगा तो किस में इस्तेमाल होगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। और अगो किस में इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट टू पास्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में।
अब सेंटेंस तुम्हारे सामने आ जाए कभी भी तो तुम इतना जरूर गौर करोगे कि प्रेजेंट टू पास्ट टाइम काउंट हो रहा है, पास्ट टू पास्ट टाइम काउंट हो रहा है। अगर ये चीज आप अंदाजा लगाओगे तो जब पास्ट टू पास्ट टाइम काउंट होगा तो दो चीज आप तुरंत ठीक करोगे। पहली क्या कि अगो नहीं आना चाहिए साहब यहाँ पे, और दूसरा चीज क्या होना चाहिए कि सेंटेंस किस में चलेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सीधा बोल देना है कि अगो लगेगा यहाँ पर, बिफोर नहीं लगेगा, इट इज ओके टू बी सेड लाइक दैट। इससे आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि यार हमको पता चल गया पास्ट एंड डेफिनेट अगो आता है, बट अगो क्यों आता है ये जानना जरूरी है। सेंटेंसेस कॉन्सेप्चुअल्स होते हैं। इंग्लिश बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझ में आने लगा तो नाइस, ठीक है, नहीं आता है तो भी नाइस, क्योंकि हम सीखने की कोशिश करेंगे तब। अगर आप एज यूजुअल इसको छोड़ते रहोगे, आपने बहुत टाइम छोड़ा, इसको छोड़ा कि नहीं, हमसे इंग्लिश नहीं हो पाती, हम दूर हो जाते हैं, नहीं नहीं बहुत टफ पार्ट है, बहुत टफेस्ट लैंग्वेज है, हमसे नहीं होगी। जो कॉन्वेंट स्कूल्स वगैरह पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उनको बड़ी सिंपल लगती है, क्योंकि उससे रूबरू होते रहते हैं। हम उससे रूबरू नहीं होते तो हमें ये लगता है बहुत प्रॉब्लम, बट इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स वेरी सिंपल। आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए सरदार जी से बात करेंगे, जो टूरिस्ट को रिसीव करते हैं, कौन से टूरिस्ट को, फॉरेन टूरिस्ट को रिसीव करते हैं, वो भी कहते हैं कुछ ऐसे शब्द जो इंग्लिश के होते हैं, बट उन्हें नहीं पता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, टेंस क्या होता है, अगो का यूज कहां करना है, बट वो बोलते हैं। एक कोलकाता के एक बच्चे का वीडियो आया था कुछ दिनों पहले फेसबुक पर, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, बड़ी अच्छी फ्रेंच बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, वो सीख रहा है उस चीज को, उसको नहीं पता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है इंग्लिश में, ये दिस एंड दैट, बट वो बोल रहा है। तो आपको उससे रूबरू होते रहना चाहिए, उससे जुड़े रहना चाहिए, तो आप वो चीजें सीखते रहोगे, ठीक है। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इंग्लिश कैसे सीखी जाए, कोई न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा है, कोई भी द हिंदू ले लो, ये भी अच्छा है। मुझे इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से द टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, इसमें नए वर्ड्स भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिंदू ठीक है, तो न्यूज ही मिल जाती है उसमें, लैंग्वेज भी ठीक ठाक है, तो ये भी समझ में आता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा पेपर माना जाता है। खैर, तो कॉन्सेप्ट्स आपने जो देखे अभी, इसको हम अप्लाई करेंगे दूसरे सेंटेंसेस पर, ठीक है। अब वो सेंटेंस मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो सेंटेंस पर अंदाजा लगाना टाइम कब से काउंट हो रहा है, और उस टाइम के काउंट के हिसाब से आप उसको करना। अगर प्रेजेंट टू पास्ट हो रहा है तो दो बातें, क्या रहेगा, अगो, सॉरी, और दूसरा क्या रहेगा सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आना, ठीक है। जैसे गो हो गया फर्स्ट फॉर्म, वेंट हो गया सेकंड फॉर्म, और गॉन हो गया क्या, थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर टाइम पास्ट टू पास्ट काउंट हो रहा है तो सेंटेंस क्या चलेगा, परफेक्ट में, और क्या इस्तेमाल होगा, बिफोर का इस्तेमाल होगा। उस कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करें सेंटेंस के थ्रू। बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। दे हैड अटेंडेड द क्लास। अटेंड का मतलब क्या, उपस्थित रहे क्लास में। दे हैड अटेंडेड द क्लास 2 months बिफोर। हाँ, दे हैड अटेंडेड द क्लास 2 months बिफोर, ये सेंटेंस तुम्हारे पास है। अब इसमें टाइम काउंट करो कब से हो रहा है। आप बोल रहे हो किसी को कि उन्होंने 2 महीने पहले क्लास अटेंड करी, तो वो टाइम जब बोल रहे हो तब से शुरू हो रहा है किसी और पास्ट टाइम के साथ, प्रेजेंट के टाइम से इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें दो गलती आपको नजर आ रही होंगी, आ रही है कि नहीं। पहली गलती क्या नजर आ रही कि बिफोर गलत है, बिफोर की जगह क्या होना चाहिए, अगो। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जब अगो आ गया और टाइम प्रेजेंट टू पास्ट है तो ये भी नहीं आएगा। सेंटेंस क्या बनेगा, दे अटेंडेड द क्लास 2 months अगो। ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। कॉन्सेप्ट समझोगे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, जब भी आएगा उसको डेवलप कर लोगे, ठीक है। इसी तरह से when they came here they felt they felt that they arrived here many months ago। जब वे यहां आए तो उन्हें महसूस हुआ
क्या महसूस हुआ कि वे यहां आए थे, अराइव हुए थे यहां पर कई महीने पहले। तो ये टाइम कहां चला गया, ये पास्ट में चला गया। तो इसमें गलती क्या दिख रही है आपको, दो। ये तो चलो ठीक है, जब वे यहां आए, ठीक है, उन्हें महसूस हुआ, लेकिन आगे जाके देखोगे तो ये घटना पास्ट में घट चुकी है और टाइम क्या दिखाया जा रहा, पास्ट टू पास्ट। तो इस कंडीशन में अगो की जगह बिफोर और अराइव्ड के पहले हैड। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो दिमाग में ये चीजें रखनी पड़ेंगी। कॉन्सेप्ट्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो चीज हो जाएगी। फैक्चुअल से काम नहीं बनता हमेशा। कई बार फैक्चुअल से चीजें हो तो जाती है कि सिंपल है, ये हमने पढ़ लिया, बट इसके बाद अगर कभी कोई कॉन्सेप्ट्स पूछ लिए जाते हैं तो उसमें वो फंस जाते हैं। एक और कॉन्सेप्ट देखें, कभी नरेशन पढ़ा है आप लोगों ने, नरेशन पढ़ा है, नरेशन पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा। इंग्लिश कब से नहीं पढ़ी, 12 से। तो एकदम कैसे होगा, टाइम लगता है, पेशेंस रखना सबसे जरूरी है। अगर पेशेंस नहीं होगा ना तो काम नहीं बनेगा एकदम। अभी जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तो लग रहा है बहुत हाई फाई लेवल, क्योंकि पढ़ा नहीं बेटा आपने बिल्कुल, लेकिन हम इसको शुरुआत करेंगे बहुत जीरो लेवल से। ऐसा नहीं बहुत हाई फाई लेवल है, चीजें वही है, बट पढ़ी नहीं है तो हमें बहुत हाई लेवल लगता है। होता वही सिंपल है, मुश्किल नहीं है। क्यों, क्योंकि पढ़ा नहीं इसलिए मुश्किल लग रहा। ही सेड, he said that he didn't do it 1 month ago। अब ये सेंटेंस है तुम्हारे पास। अब इस सेंटेंस को ठीक करना है, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि इस सेंटेंस को ठीक करो। उसने कहा कि उसने यह 1 महीने पहले नहीं किया, यही सेंस बन रहा ना। अब इंग्लिश ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझना बहुत सिंपल है। इंग्लिश ग्रामर में एक कॉन्सेप्ट है किसका, पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 पीसेस ऑफ वर्क है, 2 पीसेस ऑफ वर्क है, ठीक। वर्क को कभी वर्क्स नहीं लिखते, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ 2 पीसेस इस तरह से लिखा जाता है। हम कभी, मैं कई सारे काम कर रहा हूं तो आई एम डूइंग मैनी वर्क्स नहीं लिखे, मैनी पीसेस ऑफ वर्क। अब 2 काम हैं, एक होगा यहां पे अर्लियर एक्शन, एक होगा क्या, अर्लियर एक्शन, और एक होगा लेटर एक्शन या लेटर, आप ऐसे लिख सकते बाद वाला एक्शन, ठीक है। लेटर मतलब 2 में, लेटर एक्शन। अब 2 काम है यहां पर, एक पहले हुआ एक बाद में हुआ, ठीक। कहते हैं ये कि आपको गौर करना पड़ेगा कौन सा काम पहले हुआ, और जो काम पहले हुआ यानी कि जो पहले काम होने वाला उसके साथ पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, यानी कि हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। और लेटर एक्शन क्या है, जो उसके बाद हुआ उसके बाद उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये कॉन्सेप्ट है। अब यहां आ जाओ, हमें ये सिखाया जाता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट को किसे बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो क्यों बदल देते हैं उसका रीजन समझना, क्यों ऐसा होता है। ये सिखाया जाता है कि नरेशन में सिखाया जाता है, थोड़ा सा लेवल इसमें ज्यादा है। जब रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में हो तो अगले वाक्य का सेंटेंस जो है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में क्यों बदल देते हैं उसको समझना। यहां 2 काम है, एक हो गया ही सेड और दूसरा क्या है, ही डिडंट डू इट 1 month ago। अब यहां पर दोनों चीजें हैं, उसने कहा कि उसने इसे 1 महीने पहले नहीं किया। अब ये देखना कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो पहले हो चुकी है। हमें ये फैक्ट दिखाया जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल दो, पर क्यों दिखाया जाता है, क्यों दिखाते हैं,
वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि यहां पर भी गौर से देखेंगे तो एक एक्टिविटी पहले हो चुकी है और एक एक्टिविटी उसके बाद हो रही है। तो पहले कौन सी एक्टिविटी हो रही है? ही डिडंट डू इट। और उसके बाद ये है, मैंने कहा मैंने 1 महीने पहले ये नहीं किया था, तो मैं अभी कह रहा हूं यानी कि काम बाद पास्ट में हो चुका है। तो ये जो बाद में हुआ तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट में है ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, लेकिन इसके साथ कॉम्बिनेशन गलत है, तो इसको लिखना पड़ेगा क्या? ही हैडंट डन इट। और फिर कहा जाता है कि अगो को किसे बदल दो? बिफोर बदल दो। तो क्यों कहा जाता है अगो को बिफोर में? क्योंकि सेंटेंस की एक्टिविटी पास्ट में हो चुकी है और पास्ट में हो चुकी पहले हुई है, इसलिए पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट के साथ कभी भी अगो लगता नहीं है। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो उस सेंटेंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बहुत इजी हो जाते हैं। जब कॉन्सेप्ट टफ होते हैं तो वो नहीं हो पाते। ठीक है, अब एक सेंटेंस एसएससी सीजीएल से भी छोटा एग्जाम, कौन सा? सीएचएसएल, उसमें आया हुआ है सेंटेंस पिछले सालों में। ही सेड, और अब बताना आप क्या सही है सेंटेंस। ही सेड दैट ही वोर, ही वोर, वोर का मतलब बियर का सेकंड फॉर्म पहनना, वोर नो मेंस मेंटल, मेंटल को तो चोगा। विकास, he said that he wore no man's mantle, उसने कहा उसने किसी का भी चोगा, किसी व्यक्ति का चोगा नहीं पहना। तो ये बताओ इसमें से दोनों एक्टिविटी साथ में हो रही है, एक कोई पहले हो चुकी है? कौन सी? ये पहनने वाली हो चुकी है, ये उसके बाद हुई। तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज चलनी चाहिए कि जो एक्टिविटी पहले घट चुकी है, तुमसे पूछ रहा वो एरर बताओ इसमें। अब एरर तो कुछ समझ में आ नहीं रही, क्यों? क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, ही के साथ वो फास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तुम इसकी एरर गौर करोगे तो तुमको उसी कॉन्सेप्ट पर चलना पड़ेगा जो तुमने पढ़ा है। क्या? कि दो एक्टिविटी जब पास्ट में होती है तो पहले जो पूरी हो जाए उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो उसके बाद पूरी उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट। तो ये बाद में हो रही है तो पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन ये पहले पूरी हो चुकी है, इसको तुम्हें पास्ट परफेक्ट में डालना पड़े। तो ही हैड क्या? वॉन नो मैंस मेंटल, ये करना पड़ेगा। इसी वजह से हमें ये बोला जाता है कि इसको पास्ट परफेक्ट में डाल दो, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट जाए। क्यों जाएगा? क्योंकि ये पहले हो चुका है। ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, एक और चीज, कुछ लिखो मत, सिर्फ देखो भी। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स एग्जाम में यूज होते हैं, पर जब ये सब एक साथ आ जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक वर्ड है आपके पास लॉट, पढ़ा है कभी इसके बारे में? LOT, इसका मतलब खूब सारा, लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है और अनकाउंटेबल के लिए। तो इसके लिए क्या चलता है? अ लॉट ऑफ। एक होता है क्या? लॉट्स ऑफ, दोनों सेम है। एक होता है लॉट्स ऑफ, एक होता है क्या? प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ का मतलब ये प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी ऑफ। एक होता है क्या? अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। और एक होता है अ ग्रेट नंबर ऑफ, या अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। ये भी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स में इसको भी देखा जाएगा। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ग्रेट डील ऑफ और नंबर ऑफ। अगर ये किसी एग्जामिनेशन में एक साथ आ जाए तो कंफ्यूजन 100% क्रिएट होगा। सपोज आपके पास आ जाए ये स्टूडेंट्स आर हियर एट द पार्टी, एट द कॉन्फ्रेंस लिख लीजिए, पार्टी में स्टूडेंट्स नहीं होते, एट द कॉन्फ्रेंस। कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो अब यहां पर सेंटेंस है डैश ऑफ स्टूडेंट्स आर हियर, और मैं ज्यादा नहीं, सर 2-3 को ही लेके चल रहा हूं। अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, इन सब का मतलब प्रचुर मात्रा में, खूब सारा या बहुत सारे लोग। और तीसरा है क्या? प्लेंटी ऑफ,
अब ये दिमाग में बिठाना है कि आंसर क्या आएगा, या ये बताना है मुझे कि आंसर क्या आएगा। सबसे पहले आप लोगों से पूछ रहा हूं क्या आंसर आएगा। अ लॉट ऑफ। क्यों? आंसर तो कई लोग बता ही देंगे कि कहीं ना कहीं तुक्का तो लगेगा ही, लेकिन क्यों? हाँ, फोन को रख दो, फेसबुक चलाने के लिए क्लास में नहीं है, आप रख दीजिए इसको तुरंत। हाँ, 3 महीने तुम्हारे पास एसएससी एग्जाम देना है ना, तो फोन और बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, ये फोन सबसे बड़ा दुश्मन है। फेसबुक 2 मिनट पढ़ा, फिर फेसबुक, व्हाट्सएप, इतने व्हाट्सएप में मैसेज आ गए, कहाँ हो तुम, हो गई पढ़ाई। हाँ, इंसान अनुभव बताता है अपने, संभल के रहे। सारे सही है, कोई गलत नहीं, पर कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, लिखे सारे सही है, उसमें कोई भी गलत नहीं, पर कौन सा है और कौन सा नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। सबका मतलब बहुत सारा या खूब सारा। प्लेंटी ऑफ का मतलब क्यों आएगा प्लेंटी ऑफ, रीजन बताओ मुझे। ऐसे बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी एक और आपको बताऊंगा, फार और अ लॉन्ग वे, ये दोनों सेंटेंसेस आए हुए एग्जामिनेशन में। एक तो यही है, स्टूडेंट्स की जगह पीपल था वहां पे बस, और कॉन्फ्रेंस का फेयर था, मिला। ये अभी का पेपर है, 42 क्वेश्चंस जो पेपर हुए उन्हीं में से एक। हाँ बेटा, तो बेटा सबके लिए उसी तरह से चीजें हैं। प्लेंटी ऑफ भी यूज होता है, अलॉट ऑफ भी यूज होता है। इंग्लिश तो पढ़ते रहते हैं ना। बैठ 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 जाइए। चलो इसको डील करते हैं हम सेंटेंस को। पहली बात तो जो गलत है वो कौन सा है, इसमें नहीं आना चाहिए था, वो है क्यों, क्योंकि किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। तो कॉन्सेप्ट कल क्लियर हो जाए, वो कभी नहीं भूलेंगे। ग्रेट डील ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, जैसे मैंने ग्रेट डील ऑफ अमाउंट, ग्रेट डील ऑफ व्हाट, वाटर, इन सब में जहां जहां अनकाउंटेबल हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेंटी ऑफ और अलॉट ऑफ दोनों आ सकते थे यहां पे, ये तो खैर गलत हो गया था। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल स्टूडेंट्स काउंटेबल। प्लेंटी ऑफ भी आ सकता है और अलॉट ऑफ भी आ सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, दोनों आ सकते हैं। बट अगर आपको इंग्लिश में एक चीज बार बार आएगी, अभी समझ लें, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। आपस की बातचीत की भाषा में जो इस्तेमाल होता है वो होता है इनफॉर्मल, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम लिखते हैं किसी लैंग्वेज में, तो हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, हमेशा फॉर्मल को। तो जो एग्जामिनेशन कोई आए या किसी भाषा को कहीं लिखने के लिए हम किसी को लिखकर भेजें, कोई लेटर वेटर किसी अथॉरिटी को, तो हम फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं औपचारिक। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा आपसे बात करने का जो रेशियो होगा शब्दों का, वो कैसा होगा, औपचारिक होगा, अनौपचारिक। मैं आपसे बहुत सम्मान से बात करूंगा, आपसे बहुत, आप मेरे से बात करोगे, लेकिन दो दोस्तों के बीच में, वो दोस्तों के बीच में अबे, ओए, इस तरह, कहां बे, ऐसे बोलते कि नहीं, कुछ और बोलते हो, इससे पूछ रहा हूं, व्हाइट शर्ट में यही बोलते ना, दोस्तों में तो ऐसी बातचीत होती है, क्यों भाई। और आप बोलेंगे अपने दोस्त से, आप कहां हैं, क्या हो गया अभी इसको, तभी ठीक है कि नहीं। अमित मेरे दोस्त है, मैं कहूं और अमित सर कहां हैं आप, तो क्या कमेंट कर रहे हैं मेरे ऊपर, यही बोलेगा, कमेंट कर रहे हैं मेरे ऊपर। और अमित भाई कहां हो, तो बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। जतिन भाई कहां हो, अच्छा लगेगा सुनने में। क्यों हरीश, मैं कहूं हरीश सर कहां हैं आप, हरीश जी कहां है, पागल हो गया, हरीश जी कहां है, दोस्तों का एक ट्रीटमेंट अलग होता है, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। जो फॉर्मल होगा, दैट मस्ट हैव पर्टिकुलर सेंस, उसका एक पर्टिकुलर सेंस होगा, और वो बहुत सेंस कैसा होगा, पोलाइट होगा, विनम्र होगा, उस तरह का सेंस। तो फॉर्मल जो है वो फॉर्मल लैंग्वेजेस वगैरह में हम कहीं किसी को लेटर लिखे अथॉरिटी वगैरह को, उस तरह या लैंग्वेज में देखा जाएगा उस सेंस में। इनफॉर्मल क्या होता है, आपस की बातचीत में चलता है। तो इनमें से एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है, और जो फॉर्मल होगा और इनफॉर्मल एक होगा उसके साथ, तो इन दोनों में हम प्रायोरिटी किसको देंगे, हमेशा
ऑलवेज रिमेंबर फॉर्मल को दी जाती है। कभी मैं आपसे इस तरह की बात करूंगा तो कोई भी आपसे बात करो उसका ध्यान रखना, फॉर्मल ऑलवेज प्रेस्क्राइब्ड एज एन आंसर। ठीक, ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है। कभी भी आपको प्लेंटी ऑफ और अ लॉट ऑफ में चॉइस करनी, अभी हम और आगे बढ़ेंगे और डेप्थ में चलेंगे इसी के, कि प्लेंटी ऑफ और अ लॉट ऑफ में चॉइस करनी हो तो हमारी चॉइस हमेशा किसके साथ चलेगी? अ लॉट ऑफ। लॉट्स ऑफ होता, मान लो अभी 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 सर आपने लॉट्स ऑफ कर दे, आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसमें लॉट्स ऑफ भी तो आ सकता है, आ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसे अ लॉट ऑफ को प्रेस्क्राइब करेंगे पहले, क्योंकि फॉर्मल में यही हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉट्स ऑफ अगर नहीं होता तो फिर लॉट्स ऑफ लेके चलते हैं। क्या समझे कि लॉट ऑफ जो है वो फॉर्मल वन है। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर इस सेंटेंस में, हाँ बेटा, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, लॉट ऑफ भी लिख सकते हो, लॉट्स ऑफ भी लिख सकते हो। मान लो सपोज मैंने लिखा अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड एवरी ईयर, ठीक है, और फिर मैंने लिखा प्लेंटी ऑफ वाटर इज वेस्टेड एवरी ईयर, सेंटेंस दोनों सही है। लेकिन आपसे एसएससी ने या बैंक पीओ ने एग्जामिनेशन में पूछा कि बेटा आप बताओ कि सर प्लेंटी ऑफ आएगा या लॉट ऑफ आएगा, तब तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा? प्लेंटी ऑफ नहीं। तुमको तो बहुत अच्छा लग रहा प्लेंटी ऑफ लगाना, बट इट इज नॉट द राइट आंसर। राइट आंसर क्या है? अ लॉट ऑफ। ठीक है, लॉट ऑफ के पहले आ जरूर होना चाहिए, और लॉट्स हो जाए तो आ नहीं होगा। समझ पा रहे मेरी बात? लॉट्स ऑफ और लॉट ऑफ दोनों यूज में रहेंगे, लेकिन ये फॉर्मल है। ठीक है, और थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक, अगर इस सेंटेंस में, अगर इस सेंटेंस में एक और, यानी कि इस कॉम्बिनेशन में जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ये इसके ऑप्शंस में ए, बी, सी और डी, डी ऑप्शन में एक वर्ड आ जाए हमारे पास, एक और एक्सप्रेशन आ जाए, a large number of, ठीक है, तो हमें क्या पसंद है? जलेबी खाना। अच्छी लगती है जलेबी? पसंद है जलेबी? पसंद है, खाते हैं लोग, जलेबी पसंद है ना? और फिर आपको मिलके रसगुल्ला, तो वो भी पसंद है, वो थोड़ा ज्यादा पसंद होगा। और फिर आपके पास और भी कोई बहुत कॉस्टली मिठाई कोई बताइए, काजू की बर्फी, ठीक है, तो आप उसको भी खाना पसंद करेंगे। और प्रायोरिटी अगर देखी जाए तो किसको मिलेगी? पहले महंगे वाले को, भाई बहुत महंगी बार बार नहीं मिलेगी, खा लेते। हमारे मेरे पास अगर आप रसमलाई ले आए, वो आती है ना, वो कैसी होती है वो विकास, पीले कलर की होती है ना, तो वो सबसे अच्छी लगती है। आप मेरे पास बोले फिर मैं कुछ नहीं खाऊं, खाना नहीं खाना, वो खा लेंगे 2 4 5 बस हो गया। ठीक है, तो वो प्रायोरिटी बेस्ड होता है। ठीक है, इसी तरह से यहां भी है कि ये तो आएगा ही नहीं, ये इनफॉर्मल वे है। अगर ये कुछ ना होता तो हम इसको लेके चलते। ये किसके साथ आएगा? अनकाउंटेबल के साथ आएगा, ये काउंटेबल ये हो नहीं सकता। और अब हमारे पास ऑप्शंस में है इसके बाद, ये दो हमारे पास से चले गए, ठीक, ये दोनों नहीं रहे, ये भी नहीं है। अब अ लॉट ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ, ये दो बचे हमारे पास। ठीक है, तो अब ध्यान रखना कि ये फॉर्मल है, तो ये मोस्ट फॉर्मल है। सबसे ज्यादा इसका यूज फॉर्मेलिटी में हम करेंगे, सबसे ज्यादा। अगर एग्जामिनेशन में चारों दिखाई देते हैं तो काउंटेबल के लिए अ लार्ज नंबर ऑफ, और अगर ये मान लो स्टूडेंट्स की जगह होता पानी वगैरह, जैसे लिखा होता वाटर इज वेस्टेड, तो आपका आंसर प्लेंटी, तो आपका आंसर प्लेंटी ऑफ भी होता और अ लॉट ऑफ भी होता। तो प्लेंटी ऑफ इनफॉर्मल है तो हम उसको यूज में नहीं लेते, ये हटा देते। फिर हम क्या लेते? और अ लॉट ऑफ के बाद हमारे पास अगर ग्रेट डील ऑफ है तो ग्रेट डील ऑफ भी क्या बनेगा? मोस्ट फॉर्मल। बात समझ पाए मेरी कि नहीं? 3 कैटेगरी में है, प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ नहीं है, प्लेंटी ऑफ है, अलॉट ऑफ है, अलॉट्स ऑफ, और उसके बाद हमारे पास ग्रेट डील और लार्ज नंबर ऑफ। सबसे पहले प्लेंटी ऑफ इनफॉर्मल है, इसको अवॉइड करेंगे, इसी का क्या देखेंगे? अलॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अगर इसके बाद हमारे पास अगर आ जाता है अ ग्रेट डील ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ, तो हमारी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसको होगी? अ ग्रेट डील ऑफ अनकाउंटेबल के लिए, और काउंटेबल के लिए अ लार्ज नंबर ऑफ। और अगर ये दोनों ना हो तो फिर किसको देखेंगे? अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। और ये भी ना हो तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ तो है। ठीक है,
ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको कंफ्यूज करे, अगर आपको लगे नहीं है कैसे सही है क्या है, तो ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा स्वयं में दिया गया है। अब वहां पे कोई टीचर बोलता नहीं है रिसोर्सेज के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ रिसोर्सेज ये है, माइकल स्वयं का है ये कॉन्सेप्ट, तो उसमें आप जाके आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, इस सेंटेंस पॉइंट ऑफ व्यू को समझ गए तो फिर मैं आपके साथ एक कॉम्बिनेशन डिस्कस करूं इसी से जुड़ा हुआ। एक सेंटेंस आपको हटा दूं से, मुश्किल नहीं होता, अगर वो कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो जाएं तो धीरे धीरे वो चीजें समझ में आने लगती है। जैसे आज आप ये देख रहे हो, एक और सेंटेंस देखें, ऑफ बुक्स, ऑफ बुक्स आर आर यूजलेस इन द मार्केट। अब यहां पर आपके पास चार ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन प्लेंटी ऑफ, दूसरा ऑप्शन अ लॉट ऑफ, तीसरा ऑप्शन अ ग्रेट डील ऑफ, और चौथा ऑप्शन अ लार्ज नंबर ऑफ। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? यहां चार है आपके पास, ए बी सी और डी। क्या आंसर लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डी। सपोज आपके पास ये नहीं है ऑप्शन में, तो अब हमारा ऑप्शन क्या चलेगा? हाँ, अ लॉट ऑफ। हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी। सॉरी, यहां पे 1 2 3 था, 1 2 3 4, तो पहले हमने 4 लिया था, 4 नहीं है मान लो ऑप्शंस में, तो हम क्या लेंगे? 2 लेंगे। सपोज ये भी नहीं है, देन व्हाट शुड बी देयर? प्लेंटी ऑफ। तो फिर हमारा ये आंसर बनेगा। ये हो नहीं सकता क्योंकि अनकाउंटेबल था। एक तो हमेशा चार ऑप्शन में ऐसा होता है इसका कोई यूज ही नहीं होता, होते हैं तीन इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीन में आपको सजेस्ट करना है। ये जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट्स अगर नहीं समझेंगे तो इससे हमारा एग्जामिनेशन खराब हो जाता है। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक सीखने के बाद एक स्टूडेंट 20 से 30 क्वेश्चन, सॉरी 20 से 30 नंबर लेने लगता है, लेकिन ये 30 नंबर से 50 नंबर तक पहुंचने के लिए उसको इन सब तरह की चीजों को करना पड़ेगा। और तुम जान रहे हो पिछली बार कट ऑफ कितना था? 137। तो एसएससी का एज यूजुअल रूल रहा है, ऐसा कुछ उनका इतिहास रहा कि हमेशा वो बढ़े हैं, घटे नहीं है वो। तो अभी हम आगे जाके मान लेते हैं लगभग लगभग 145 के आसपास इतना होना चाहिए, 145 से 150 के आसपास। तो क्या 150 के स्कोर एक जनरल कैंडिडेट के लिए, एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए क्या 20-30 नंबर से हो जाएगा? 30-30 नंबर आपके तीनों में आ गए, सॉरी चारों में, तो कितना हुआ? 120। किसी लायक बचे ही नहीं, हुआ ही नहीं। नंबर चाहिए आपको कम से कम इतने नंबर आपको चाहिए, तब जाके कितना होगा? 160। और 160 होने के बाद अब आप गेम में हैं, आगे सोच सकते हैं। 160 ना हो तो कम से कम 150 तो होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। और इतने नंबर लाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स देखने पड़ेंगे, ग्रामर देखने पड़ेगा, पैसेजेस करने पड़ेंगे, वोकैब करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों को करना पड़ेगा। ठीक, एक और कॉन्सेप्ट और फिर अपनी अगली बात पर आएंगे। एक वर्ड होता है फार, इसका मतलब होता है दूर, और एक होता है अ लॉन्ग वे। दो एक्सप्रेशन है हमारे पास, अ फार और अ लॉन्ग वे। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अभी आया है 2015 के एग्जामिनेशन मेंस में है इसका, 16 में नहीं, 15 के एग्जामिनेशन मेंस में आया है। ठीक है, वो एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। वो एक बुक से निकाल के दिया था उन्होंने, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। वो काफी अच्छा क्वेश्चन था और वो भी हम देखेंगे भी। पहले वो सेंटेंस आपको बता दूं, सेंटेंस क्या था, सेंटेंस समझे। सेंटेंस ये था,
द स्टेशन इज फ्रॉम हेयर। ये सेंटेंस था तुम्हारे सामने। अब ऑप्शंस तुम्हारे पास सपोज दो ही हैं, फार फ्रॉम हेयर या अ लॉन्ग वे फ्रॉम हेयर। फार फ्रॉम हेयर, अ लॉन्ग वे फ्रॉम हेयर, क्या आंसर करेंगे? दोनों का मतलब दूर, अ लॉन्ग वे का मतलब भी दूर और फार का मतलब भी दूर। हर कोई स्टूडेंट अ लॉन्ग वे सोचेगा या फार सोचेगा, ठीक है, पर वो ये नहीं सोचेगा वो है क्यों ऐसा, क्योंकि ये चीज हमारे पास आई नहीं कभी। हम और आप क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाए तो वर्ब में एस या यस लगा दे। कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अभी मैं आपको ये पढ़ाने लगूं, अभी यहां पे आपको मजा आ गया आज तो क्लास में, हमको समझ में आ गया, क्योंकि तुमने जो समझा या समझने की चाहत थी हमने वही समझाया, तो मुझसे हम आगे बढ़े ही नहीं। इससे जीवन में पेपर नहीं निकल सकता आपका। हमें कॉम्प्लिकेशंस को लेना पड़ेगा। जब तक हम इस तरह की चीजें नहीं देखेंगे हम नहीं कर पाएंगे। हमें कॉम्प्लिकेशंस लेनी पड़ेंगी, नहीं तो ये हो नहीं सकता बेटा। उस बात को समझना, उस दर्द को समझना, तकलीफ को, जो तुम तकलीफ देख रहे हो उतनी तकलीफ मैं भी झेलता हूं। मुझे लगता है कि यार मैं इतना हाई लेवल पढ़ा रहा हूं, ये टेंशन में आ जाएंगे सारे, लेकिन ईमानदारी वाला काम मैंने हमेशा करा, बेईमानी करी नहीं, प्रोफेशनल रहा नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल बनता तो शायद आज बात कहानी कुछ और होती। सीधी सीधी सपाट सी बात होती है कि ये पढ़ के पेपर नहीं निकल सकता। ये होगा, ये हम पढ़ेंगे, ये सब चीजें डिटेल में भी पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये सब चीजें होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, ठीक है। और इन सब चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से पेपर निकलेगा। इनसे पेपर का एक आपका स्कोर बन जाएगा 20 से 30 के बीच में, ठीक है। स्कोर बनेगा तुम्हारा तुम्हारा एक लेवल आ जाएगा इससे 20 से 30 से, लेकिन स्कोर तुम्हारा इसी से बनेगा। तुमको 40 के आसपास का स्कोर चाहिए, 40 और आगे नहीं बढ़ रहा, 40 के आसपास का स्कोर चाहिए, 39, 40, 41, तो तुम्हें ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। 30 टू 40 20 30 क्वेश्चन सब निकाल लेते हैं 20 30 क्वेश्चन आंसर्स के लिए, लेकिन इसके बाद का जो 10 टू 12 नंबर का जो रेशियो होता है, मैं तो अभी सिर्फ 10 टू 12 तक चल रहा हूं, उसके लिए सब चीजों से रूबरू होना पड़ेगा। और अगर उसके बाद भी चाहिए आपको, ठीक है, 48 तक, यानी कि 12 नंबर से 42 से 48 तक की कहानी, बहुत हार्ड लेबर चाहिए, बहुत तगड़ा मेहनत लेबर करना पड़ेगा इसके लिए। लोग करने वाले करते हैं, करने वाले स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है, और अच्छा स्कोर देने वाले लोग भी करते थे, लेकिन मेहनत पड़ती है। तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। अब द स्टेशन इज फार फ्रॉम हेयर या द स्टेशन अ लॉन्ग वे फ्रॉम हेयर, हमारे दिमाग में सबसे पहला क्या चलता है? फार। तो फार क्यों आया, क्या क्या रीजन था फार आने का? आपका आंसर सही है, ठीक है, चलो मान लिया, लेकिन फार क्यों आएगा? स्टार्टिंग से फार को प्रेफर नहीं करा, क्योंकि फार इनफॉर्मल लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज में हो रहा। अब मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। कभी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में सर्च करना फार वर्ड को, तो वहां फार वर्ड के बारे में लिखा है, इट इज जनरली यूज्ड, सुनना मेरी बात ध्यान से, और फिर अगर आपको अपनी बात सही लगती है तो मुझे बताना। फार के बारे में लिखा है, इट इज जनरली यूज्ड इन नेगेटिव एज वेल एज क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस, and a long way is used. We should always prefer a long way in positive sentences. पहला कॉम्बिनेशन यही आएगा। नाउ अब मैं आपसे पूछ रहा हूं आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव सेंटेंस है, तो सेंटेंस का सही आंसर होना चाहिए अ लॉन्ग वे। एसएससी ने भी ये आंसर दिया था, कईयों ने फार आना चाहिए था, लॉन्ग वे क्यों आया, बट आंसर लॉन्ग वे था। बात समझो क्या, कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट का मतलब ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। फार कहां आता है? ज्यादातर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। और अ लॉन्ग वे कहां आता है? पॉजिटिव सेंटेंस। ये चीजें आ जाएंगी तुम्हारे एग्जामिनेशन, तो कभी तुम्हें याद आए तो उसको जरूर ध्यान रखना कि अ लॉन्ग वे कहां था, फार कहां था, ये क्वेश्चन है। तो फार कहां आएगा? जनरली इसका हम इस्तेमाल करते हैं किसमें? नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें। और लॉन्ग वे कहां इस्तेमाल होता है? ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, ठीक। तो वहां तो ये सेंटेंस पॉजिटिव था,
ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें उसको भी देखते चलते। तो ये सेंटेंस पॉजिटिव था। अगर सेंटेंस ये पूछता मैं आपसे, हाउ और अब बताओ इसका आंसर क्या बनता, हाउ फार इज द स्टेशन फ्रॉम हियर, तो क्या आंसर देते। अब सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंस में आ गया, तो हमारे पास क्या आंसर चलता, यही चलता। एक सेंटेंस और पूछा गया था, ये सेंटेंस 2006 का है। ये सेंटेंस पूछा गया था कहां पर, ये 2006 में है, तब पेपर अलग अलग होते थे। ठीक है, ये एक सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम होता था कॉमर्शियल ऑडिट का, शायद कभी सुना हुआ आपने। कॉमर्शियल ऑडिट का जो एग्जाम होता था वहां पर ये सेंटेंस यूज होता था, उसमें लिखा हुआ है एक सेंटेंस, द हॉस्टल इज नॉट फ्रॉम हेयर। तो अब क्या आंसर होगा, अलोंग वे या फार, तो फार, क्योंकि किस में इस्तेमाल होता है, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो सेंटेंसेस समझना, क्वेश्चन मार्क, पॉजिटिव, नेगेटिव, तीनों कॉम्बिनेशन आपके सेंटेंसेस आपके पास है, ये कभी अब गलत नहीं होना चाहिए। अब कुछ और बात भी कर लेते हैं, और कहां कहां इसका यूज होता है। ठीक है, कुछ ये भी, जैसे कुछ इनफ शब्द आ जाए, इनफ लगा हो, तो चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, फार का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर इनफ वर्ड लगा हुआ है तो उसके साथ फार इनफ ही लिखा जाएगा। ठीक है, चाहे वो सेंटेंस पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। तो एक बात ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, और एक बात और जान लीजिए, माय हाउस, सपोज सेंटेंस है, माय हाउस इज बेटर देन योर्स, तुम्हारे घर से मेरा घर बहुत ज्यादा अच्छा है। तो कभी भी ध्यान रखेंगे, अब सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री आ गई, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपको एक कॉम्बिनेशन ठीक लगेगा ही नहीं, माय हाउस इज अ लॉन्ग वे बेटर देन योर्स, तो इसके साथ भी क्या चलता है, फार बेटर। तो इसका मतलब यह है कि फार नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, लॉन्ग वे पॉजिटिव सेंटेंस में। ठीक है, लेकिन अगर इनफ वगैरह से शब्द आ जाए तो फार कहां लगाएंगे, सॉरी, इनफ जैसे शब्द आ जाए तो हम फार या लॉन्ग में से क्या लगाएंगे, फार। और अगर डिग्रीज आ जाए, कंपैरेटिव डिग्री, तो इसके पहले क्या लेंगे हम, फार। ये तीन चार कौन, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है, दिमाग में रहती, तो कभी भूलते नहीं मुझे। ठीक है, समझे कुछ। इसी तरह से एक और चीज है, वो भी समझे, और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे पर आएंगे कि ट्रेडिशनल ग्रामर जो है वो किस तरह से होती है। ज्ञान का खेल है, हंसी मजाक सब अच्छा लगता है। कभी कभी कहते हैं लोग, सर सर मजाक नहीं करते, एंटरटेनमेंट नहीं करते। कई बार लोग कहते हैं सर एंटरटेनमेंट नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए मैं आऊंगा फिर घाघरा चोली पहन के, या वो होते चीयर लीडर्स, अक्सर वो तो चीयर लीडर्स, एक पॉइंट बताया फिर ऐसे ऐसे कर दिया, फिर आप मेरी तरफ देखेंगे नहीं, चीयर लीडर्स की तरफ देखेंगे। ठीक है, वो आपकी तरफ मुस्कुरा के देखेंगे, क्यों सुमित, दांत निकाल रहा है। एक और पॉइंट ऑफ व्यू वो समझना। अब बात हम कर रहे हैं किसकी, पॉइंट ऑफ व्यू की ही, विचार, पॉइंट ऑफ व्यू। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या विचार है, मेरा ये विचार है। और एक होता है क्या, इन डैश या इन प्लस माय, हिज, हर, इस तरह की ओपिनियन, ये दो वर्ड होते हैं, ये भी आते हैं एग्जामिनेशन में, खूब आते हैं। तो इनमें से क्या लगेगा, हिज हर एक्सेट्रा करके, आर भी हो सकता है और भी कुछ हो सकते हैं। तो ये लगाना कहां पे है ये जानना जरूरी है। पॉइंट ऑफ व्यू का इस्तेमाल, और इन डैश माय हर ओपिनियन, किसी का नाम भी आ सकता है, तो क्या लगेगा ये आप डिसाइड करना। मैं सेंटेंस रख रहा हूं आपके पास, इसमें भी इन माय पॉइंट ऑफ व्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन
सेंटेंस है, इन प्रोफेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्लिक ओपिनियन एवरी सोल्जर शुड बी अलाउड टू टेक 6 मंथ वेकेशन। 6 महीने की छुट्टी उसको मिलनी चाहिए। एक सोल्जर को 6 महीने की छुट्टी मिलनी चाहिए। सोल्जर समझते हैं? सैनिक। एक और होता है सोल्डर, होता है एक सोल्डर, समझते? सोल्डर, सोल्डर क्या होता है? ये सोल्डर, ये तो कंधा होता है, ठीक है, सोल्डर। और ये क्या है? सोल्जर। ये कौन होता है? सैनिक। और ये क्या होता है बेटा? ये हेड एंड शोल्डर। हाँ हाँ, तो मुंह बंद रखोगे तुम? हाँ, क्या होता है बेटा हेड एंड शोल्डर? क्या होता है हेड एंड शोल्डर? शैम्पू, है ना? यही तो है। इनके मुंह इसलिए चल रहे हैं, इनको पता है इसलिए बोल रहे हैं, इनको बताया था कभी। ये तो ये भी तुम्हारी तरह देख रहे होते कोई उम्मीद से, दूसरों को बोलने नहीं देते। हेड एंड शोल्डर का मतलब शैम्पू। मैंने उस बार गलत बताया था। लगाओ, ठीक है, सारे बाल झड़ जाएंगे, फिर वो रूसी वैसे नहीं रहेगी। रूसी खत्म करने के लिए होता है ना, डैंड्रफ, झड़ जाएंगे बाल अपने आप, रूसी खत्म। मैंने लगाया था, असर आज तक है। हम क्यों ले रहे हैं हेड एंड शोल्डर को समझ ले। हेड एंड शोल्डर एक फ्रेज है, इसका मतलब था बियॉन्ड कंपैरिजन, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। आधी अंग्रेजी तो आपके आसपास होती है, अगर आप ठीक से उसको देखें, गौर करें, तो आपको आधी अंग्रेजी आपको आसपास मिल जाएगी। घर में कई सारे आइटम्स ऐसे हैं, आइटम का मतलब सामान, ठीक है, घर में कई सारी चीजें ऐसी जो आपको सिखा देंगी। जैसे एक और है, वर्लपूल। कभी देखा वर्लपूल? फिर हम अपनी बात पर आ रहे हैं, वर्लपूल देखा कभी? उसके ऊपर एक निशान बना होता है जिसका मतलब क्या है? भंवर, समझते? व्हेन वाटर गोज राउंड एंड राउंड, इसको इंग्लिश में लिखेंगे, व्हेन वाटर गोज राउंड एंड राउंड। पानी जब गोल गोल घूमता है, देखा कभी भंवर? नहीं देखी? अगर कोई उसे फंस जाए, शिप तो गया। कभी कभी मैरियाना ट्रेंच के आसपास बनती है, कभी कभी भंवर बहुत गहराई तक जाती है वो। तो व्हेन वाटर गोज राउंड एंड राउंड, बहुत सारे वर्ड्स तुम्हारे तुम्हारे यहाँ आती है चीज कई बार। आता है कि डोमिनोज खाया? डोमिनोज से पिज्जा, पिज्जा खाया कभी जीवन में? अपने जीवन में खाया पिज्जा? इस क्लास में किसने नहीं खाया आज तक? खाया भी? पिज्जा नहीं खाया? गोलू तुमने? तुम सॉरी बोलोगे तभी आज तुमको छोड़ूंगा मैं। हाँ, सबने खाया। एक ये यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर, मरघट वाले हनुमान जी, यहाँ पर हम जाते हैं आईएसबीटी के आगे। एक जर्नलिस्ट ने वहां पर एक छोटे बच्चे, गरीब बच्चे से इंटरव्यू लिया। कहते बेटा आपको सपने में क्या आता है, क्या देखता आप क्या सपना देखते हो? कहते सपने में रोटी आती है। कहते पिज्जा खाना कभी खाया? कहते पिज्जा होता कैसा है पता ही नहीं है। और हम क्या करते हैं, अपने घरों में खाना नहीं खाते तो फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं वो खाना वैसे ही। किसी के लिए वो सपने से कम से नहीं है, किसी किसी के लिए वो सपना है, वही रोटी। इसको हम बेइज्जत करते हैं, कभी खाते नहीं, छोड़ देते हैं, अरे मेरा मन नहीं है खाने का। किसी के लिए वो सपना है। इमेजिनेशन करो, शायद आपको महसूस हो, खाना कभी नहीं छोड़ना। तो इस सीख जरूर ध्यान रखना। खैर, इमोशनल मत हो, काम पर आ जाए फिर से। डोमिनोज, बड़े हो जाओ, जब लायक हो जाओ तो किसी गरीब के लिए जरूर करना, वो अलग चीज है। डोमिनोज खाया? बिकॉज डोमिनोज पिज्जा खाया ना?
तो डोमिनोज का मतलब होता है क्या? अ बोर्ड गेम। जैसे चेस खेलते हैं ना हम बोर्ड पर, वैसे ही ये भी है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, बहुत सारे। एक वर्ड अक्सर बताता हूं क्लास में, बोलेरो। सुना है बोलेरो? है गाड़ी बोलेरो? घर पे है? नहीं है? देखा तो होगा बोलेरो, देखा है? ये सबसे स्ट्रांग है। सारी गाड़ी इसके सामने कार फेल है, वो जो फोर व्हीलर है, ये इतनी स्ट्रांग है, तुम कहीं इसको खड्डे पटक दो, कहीं पटक दो, चलती रहेगी ये। और तुमने अगर टाटा सफारी ली तो बैठ जाएगी उधर ही, वो नहीं चली। बोलेरो बहुत स्ट्रांग है। बोलेरो का मतलब होता है क्या? स्पेनिश डांस। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। एक होता है वर्ड डॉन, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है डॉन। बट डॉन का मतलब नेगेटिव नहीं है। डॉन व्हाट? अ लैंडलॉर्ड को बोला जाता है एग्जैक्टली। आयरिश और स्पेनिश लैंडलॉर्ड के लिए इस्तेमाल होता है। तो शब्द बहुत सारे हैं जो हमारे आसपास हैं, अगर उनसे भी इंग्लिश सीखना चाहे तो बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। इन प्रोफेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्लिक ओपिनियन, एवरी सोल्जर शुड बी अलाउड टू टेक 6, उसको अलाउ किया जाए 6 महीने की छुट्टी ले सके। अब दोनों सही है। आप कभी भी देखोगे इसका मतलब एक प्रोफेसर के विचार से और प्रोफेसर की राय से। अब तुम्हें आंसर देना है, इसका आंसर क्या बनेगा? अंदाजा लगाओ क्या होगा? ओपिनियन, हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा, हाँ। क्या आंसर बनना चाहिए? पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ। अच्छा, ओपिनियन क्यों? नहीं, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू भी चल सकता है, ये भी चलता, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्या आना चाहिए? तो आप बताओ, मैं थोड़ी बंदूक लेके खड़ा होकर नहीं बताओ, गड़बड़ हो जाएगी। खुद आंसर करो। ये तो डांट खा चुके, हम शांत रहे कुछ देर तक। देख रहे, मुंह फुला लिया गुस्से में। घर में देखा डांट पड़ जाती, मुंह फुला लेते बच्चे छोटे छोटे, पापा से बात नहीं करेंगे। तो टीचर और गार्जियन, गार्जियन है गार्डियन, हम इसको भी गलत बोलते हैं। अंग्रेजी की क्लास एटिकेट से चलती है, तो एटिकेट्स में हम शब्द नहीं बोल सकते अंग्रेजी की। तो गार्डियन है सही शब्द, गार्जियन नहीं होता, इट इज गार्डियन। लेकिन लोग बोलते हैं गार्जियन चल रहा है तो चल रहा है, तो चलने दीजिए फिर। तो गार्डियन सही शब्द है, गार्जियन नहीं होता। ऐसे बहुत सारे हैं जो हम ग्रामेटिकली गलत बोलते हैं, उनकी स्पेलिंग्स हम गलत पढ़ते हैं, स्पेलिंग्स भी गलत पढ़ते हैं। आप भी लिखेंगे स्पेलिंग्स भी, वो भी आप बताओ हाँ ये सही है, वही गलत है। तो मैं आंसर पूछ रहा हूँ, क्या हो सकता है आंसर? हाँ, कोई और बार बार इनफॉर्मल फॉर्मल हो गया बस। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे ही हाँ। अब सुन लीजिए, प्रोफेसर साहब को सोल्जर से कोई लेना देना है? उन्होंने किताब लिखी और वो किताब लिखकर बता रहे हैं उसमें ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो सोल्जर की जिंदगी कैसे होती है, क्या प्रोफेसर साहब समझ पाएंगे कभी? अगर वो जिएंगे तो समझ पाएंगे, या वो खुद प्रोफेसर सोल्जर होते तो वो समझ पाते 100%। ठीक है, एक स्टूडेंट की लाइफ कौन समझ सकता है? वो खुद, या एक टीचर समझ सकता है? क्या कोई बाहर रिक्शे पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति जो रिक्शा चला रहा है वो समझ सकता है? या रिक्शे वाले की लाइफ तुम समझ सकते हो? नहीं, वो तुम्हें जीनी पड़ेगी, तब तुम समझ पाओगे। तो हम पॉइंट ऑफ व्यू का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पर वो व्यक्ति उसके जैसा हो, या उस तरह का जीवन है, उस तरह की चीजें उसने भी फेस करी हो, उसमें वो खुद इन्वॉल्व हो, तब तो पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर वो मात्र राय देगा अपनी, तो राय में वो जरूरी नहीं वो उसमें शामिल हो, वो सिर्फ अपनी राय रख सकता है। आंसर बताइए। इन प्रोफेसर्स ओपिनियन। ठीक है, ध्यान में आई बात? तो ये चीजें हैं, अगर पॉइंट ऑफ व्यू है तो मस्ट बी इन्वॉल्व, वो खुद उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और अगर मैं इसमें रख दूं यहां पे सोल्जर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो अब क्या लेंगे? तो अब फिर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चलेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू मेरा विचार है, क्योंकि जो खुद उसमें इन्वॉल्व हो तो पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं है तो राय। समझ गए? तो मैन इन ब्लैक, पक्का? मैन इन ब्लैक का मतलब समझ, तो इसका मतलब एक फ्रेज है, वीवीआईपी के सेंस में लिया जाता है ये। तो
अगर वो खुद शामिल है, खुद इन्वॉल्व है, तो क्या लेगा? पॉइंट ऑफ व्यू, अदरवाइज ओपिनियन। तो ये वो क्वेश्चंस की बात हमने आज करी कि जिनसे सबसे ज्यादा हमें मार्जिन मिलता है, और जो लोग हमसे बेहतर करते हैं वो इन्हीं पॉइंट्स ऑफ व्यू के थ्रू हमसे आगे निकल जाते हैं। तो आप अगर 30 मार्क्स ला रहे हो तो कुछ खास नहीं कर पा रहे। 30 से 40 और 45 का जो स्कोर बनता है, ऐसे बच्चों को बनता है, वो आपसे हमेशा आगे खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। वो एफर्ट आपने भी करना खुद से, ठीक है, वो खुद से आपने एफर्ट करना है, और तभी वो बात बन पाएगी। ठीक है, एक आखिरी वर्ड और देख लीजिए बस, फिर हम उसके बाद फ्री होंगे। एक वर्ड होता है हमारे पास एबल टू, सक्षम के लिए, और एक होता है कैपेबल ऑफ। ठीक है, ये अपनी सेना से पूछ रहा हूं मैं, एबल टू और कैपेबल ऑफ का यूज कहां होता है? अपनी सेना मतलब, हाँ बताओ भाई, कैपेबल ऑफ और एबल ऑफ, एबल टू। आई एम एबल टू solve this problem, or I am capable of solving this problem। दोनों सही, लेकिन एक ही आएगा, एरर भी काउंट हो सकती है इसमें। अब कैपेबल ऑफ और एबल टू, अब मान लो तुमसे पूछा गया दोनों में से कौन सा हम चॉइस लेंगे, दोनों सेंटेंसेस है तुम्हारे पास में, एबल टू आना चाहिए, कैपेबल ऑफ आना चाहिए। एबल टू सॉल्व, कैपेबल ऑफ सॉल्विंग। तो अब समझ लो कहां यूज होता है कैपेबल। हम कैपेबल ऑफ वहां यूज करते हैं, कैपेबल ऑफ के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में जाता है। कैपेबल ऑफ वहां यूज करते हैं जहां पर ऐसी स्थिति आए कि जिसको करना बहुत मुश्किल था और आप उसे करके दिखाएं। और एबल टू सामान्य कंडीशंस में, जनरल कंडीशन में इस काम को कर सकता हूं। अगर मैं सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज कर दूं, आई एम कैपेबल ऑफ सॉल्विंग या टू सॉल्व दिस, तुम्हें पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या होगी, अनआइडेंटिफाइड है, तुम्हें नहीं पता, कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आई एम कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस जाइंट प्रॉब्लम। तो जाइंट का मतलब बड़ा, अनआइडेंटिफाइड का मतलब ऐसी जिसके बारे में तो पता ही नहीं, प्रॉब्लम आएगी, टेंशन है पता है, लेकिन कौन से की नहीं पता, तो वो बड़ी छोटी हो सकती है, डर ज्यादा लगता है। अब मुझे आपको पता है कि आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई टेंशन नहीं, कर लेंगे सर। आपको 10 वर्ड आपको टाइप करने हैं कंप्यूटर पर, और उस पर स्क्रीन पर 1 मिनट में आप कर लेंगे, बहुत आराम, मैं भी कर लूंगा, आप भी कर लेंगे। और उसने कहा कि भैया आपको 2000 की इंप्रेशन देने हैं आपको, तो फिर मुश्किल होता है ना। तो जब परेशानी पता चल जाए कि बड़ी है, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? जब सामान्य बात है तो मुश्किल क्या, अब यहां पे पता चल बड़ी है कि छोटी है, तो हम छोटी ही लेके चलेंगे, तो इसमें लिखा जाएगा एबल टू। जब बहुत बड़ा है, वो नहीं हो रहा सॉल्व, तो उसके लिए कैपेबल ऑफ। आज कई सारे पॉइंट्स पर हमने बात करी, ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल पर ही सारी चीजें होती हैं, मैं आपको सब चीजों के बारे में उतने ही डिटेल से बताऊंगा जितनी चीजें हम पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक, बहुत मुश्किल नहीं होता है। जैसे हम ऐसे शुरुआत करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कहां से जन्म लेती है, ठीक है, कहां की भाषा है ये, इंग्लैंड की है, ठीक है। और मुंह मत खोल देना तुम, नहीं तो अभी क्लास खत्म होगी फिर क्या होगा। हाँ, जनरल बेटा, जहां पे ये पता नहीं चले बड़ी छोटी सामान्य सी बात की जाए। जैसे मैंने कहा बेटा आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे मैथ्स का क्वेश्चन, तो आपने कहा सर आई एम एबल टू, आई एम कैपेबल ऑफ, नहीं मैथ्स का सब पूछ रहा हूं, हाथी बांधने के लिए नहीं कह रहा हूं, है ना, एरर बताने के लिए कह रहा हूं, एरर तो बता सकते हो। अब मैंने कहा तो भाई ये हाथी पकड़ सकता है, तो आप कहेंगे सर आई एम एबल टू, नहीं आई एम कैपेबल ऑफ, ठीक है। सो इंग्लिश लैंग्वेज कहां की है, तो सबसे पहले यही जान लीजिए कि बेटा ये वेस्टर्न जर्मन लैंग्वेज है, ये ना अमेरिका की है ना इंग्लैंड की है, ये वेस्टर्न जर्मन लैंग्वेज है।
तो ये हो गया इसका बिल्कुल सबसे निचला लेवल कि आपको पहले यही नहीं पता है कि लैंग्वेज कहाँ की है हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं। तो वेस्टर्न जर्मनी में सबसे पहले चलता था ये, उसके बाद पूरी दुनिया में फैला। तो ये वेस्टर्न जर्मन लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश में बहुत सारे शब्दों का, बहुत सारी भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। इसमें स्पेनिश भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी हमने बोलेरो फोलेरो ये सब देखे थे। इसमें आपको लैटिन भी देखने को मिलेगी, इसमें आपको ग्रीक भी देखने को मिलेगी। सपोज एक एग्जांपल, अभी हमने किसका एग्जांपल देखा था, बोलेरो से और डोमिनोज से। आप एक वर्ड पढ़ते हो ओला, सुना है कभी नाम ओला? ओला, तो ओला भी लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है क्या? हेलो। तो ऐसे वर्ड्स जो है वो हमारे पास इंग्लिश में और इन सब भाषाओं से आते रहते हैं। लैटिन का वर्ड क्या है? एक लैटिन का वर्ड हमारे पास क्या आता है? प्रायर तो खैर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कुछ ऐसे वर्ड्स लैटिन में इस्तेमाल होते हैं। जैसे एक वर्ड है एडमिनिस्ट्रेयर, ता पढ़ना, टा नहीं पढ़ा जाता लैटिन में, ता। तो एडमिनिस्ट्रेयर, इससे बहुत सारे वर्ड बने। क्या बना इससे? एडमिनिस्टर, वर्ब के तौर पर। इससे एक वर्ड बना क्या? एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और इससे वर्ड क्या बना? एडमिनिस्ट्रेटिव। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स इससे बनने लगे। आप एक वर्ड पढ़ते हो टेंस, टेंस वर्ड किससे डेवलप हो रहा है? टेम्पस से, जो भी एक लैटिन वर्ड टाइम को दिखाता है ये। ग्रीक वर्ड्स बहुत सारे हैं। जैसे आप एक वर्ड बोलते हो जीनियस, ये जीनियस ग्रीक वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है। आप बोलते हो क्या? रेडियस, बोलते हो कि नहीं रेडियस, ये भी ग्रीक वर्ड। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो ग्रीक उससे लैटिन से आए हैं। एक वर्ड जैसे अजेंडा, उसका अजेंडम लैटिन वर्ड है और उसका प्लूरल क्या बना? अजेंडा। डेटम तो डेटा। ये सब वर्ड्स क्या है? लैटिन और ग्रीक और स्पेनिश वर्ड्स। तो भाषा कई जगह से मिलकर तैयार हुई। इसमें हिंदी के भी शब्द कभी कभी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। हिंदी के शब्द कैसे शामिल होते हैं? जैसे कई बार आपने एक वर्ड देखा होगा यूज होते हुए, जंगल, तो ये भारत में ही चलता है ज्यादातर, ठीक है। राजा, ये वर्ड भी शामिल कर लिए इंग्लिश में, ये ठीक, ये इंडियन वर्ड्स हैं सारे, इंडिया से, ठीक है। जैसे राजा, जंगल, ये सारे शब्द। और तो और इंग्लिश में ऐसा है कि हिंदी में क्या आपस में शब्द मिल गए हैं। जैसे लूट, दोनों तरफ एक जैसा दिखाई देता है, दिखता है नहीं? दे लूटेड द मनी, भारत में लूट हो गई भाई उनके लिए, तो वो लूट एक जैसा शब्द नजर आता है, ठीक है। हम ऐसे शब्द इस्तेमाल करें, पता ही नहीं उसकी हिंदी अंग्रेजी क्या, हम तो लगा रहे हैं उसको। बटन, पता है बटन को हिंदी में क्या कहेंगे? बोलते हैं? कोई बोल सकता है बटन का हिंदी? नहीं पता। पता है तभी नहीं बोलते हम, क्यों? साइकिल पता है लेकिन नहीं बोलते, दो चक्र वाहिनी तो नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। ठीक। इसी तरह से हाँ, रेल, वो कहते हैं वो लौ पथगामिनी, अजीब लगेगा सुनने में, ठीक है। ठीक है, हाँ। कंप्यूटर, गणक, अगर मैं को भाई साहब गणक दीजिए जरा तो अजीब लगे, कैलकुलेटर के, लेकिन वो चल रहा है, हम अपने भाषा बोल रहे हैं। इसी तरह से एक वर्ड होता है प्रेशर पंप, होता है वो एयर प्रेशर पंप होता है एक, एयर प्रेशर पंप, जिससे आपके यहाँ पर कोई मोटर मोपेड वगैरह मोटरसाइकिल में टायरों में हवा भरी जाती है, तो उसको कहते हैं वायु ठूसक यंत्र। तब आप बोल नहीं सकते कि साहब वायु ठूसक यंत्र चाहिए, तो तुम्हारे मुंह में कुछ ना कुछ ठूस देगा। कुछ ऐसे शब्द जो आपस से बिगड़ गए, जैसे हॉस्पिटल, ये शब्द डिस्कस करने में बड़ा अच्छा लगता है, हर क्लास में होना चाहिए इसका डिस्कशन, आपको पता चले हकीकत क्या है। हॉस्पिटल वर्ड एक्चुअली भारत में जब आया तो भारत में इसका स्वरूप बिगड़ गया और इसका नाम पड़ा क्या? अस्पताल। आप देखो वही है,
हॉस्पिटल का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। हम कहते हैं अस्पताल शुद्ध शब्द है, एक्चुअली वो शुद्ध नहीं, वो इसी का बिगड़ा हुआ रूप है। हॉस्पिटल का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? हॉस्पिटल। आप देख लो, टूटा हुआ शब्द है उसी से। जब ये टूटा हुआ शब्द उसी से, तो हॉस्पिटल है ये, ना कि हॉस्पिटल। ठीक, तो हॉस्पिटल का मतलब जो निकल रहा है वही हॉस्पिटल है। भारत में जब ये 1902 में आया ये वर्ड, तो उस समय भारत में लिटरेसी रेशियो 2% था। तो उस 2 या 3% था। कोई हॉस्पिटल अंग्रेज बोलेगा तो कोई भारतीय हॉस्पिटल बोल पाएगा उसे? भारतीय क्या बोलेगा उसको? यही बिगाड़ के बोलेगा। भारत में भी एक सिस्टम है कि वहां पर किसी भी जगह मात्रा में बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा खासा शब्द था तो कर देंगे गोपालपुरा। तो क्या कर दिया? पीतमपुरा। एक अच्छा खासा शब्द था तो क्या कर दिया? नथुपुरा। है ना? ऐसे बहुत सारे शब्द है, एक मात्रा अपनी तरफ से लगा, तो इसी में भी एक और मात्रा जुड़ गई बाद में जाके, शब्द की सहूलियत के लिए। लेकिन फिर भी ये नहीं चला, क्योंकि हा एक महाप्राण व्यंजन होता है, सांस लेनी पड़ती, आवाज खींचनी पड़ती है, तो ये भी हट गया। तो इसलिए क्या आ गया? अस्पताल। लोग कहते हैं शुद्ध शब्द है, मैं कहता हूं शुद्ध शब्द नहीं, इसी का बिगड़ा हुआ रूप है। तो शब्दों का खेल इंग्लिश में, किसी भाषा में ऐसे ही चलता रहता है। भाषा, इंग्लिश आप पढ़ने जा रहे हो, वेस्टर्न जर्मन लैंग्वेज है, वो कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, आपको बहुत ग्राउंड ऑफ रियलिटी पे चलना होगा। इस बात से इत्तेफाक मत रखो कि हम ट्रेडिशनल पढ़ के पेपर निकाल देंगे। ट्रेडिशनल के साथ साथ आपको एडवांस लेवल पर भी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। तो अब हम आगे जब पढ़ेंगे, तो कल जब देखेंगे, तो कल हम इसके साथ शुरुआत करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में 26 लेटर नहीं होते, ABCD वगैरह नहीं होते, बल्कि एक और होता है। टोटल कितने होते हैं? 27 लेटर होते हैं। यहां से अपनी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो कल एज यूजुअल 11 o'clock। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू लॉट।